नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमने आपको पहले ही सूचना दे दी थी कि आज होगा खास कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर। और चर्चा होगी 2014 के बाद से किस प्रकार के परिवर्तन हुए देश में। उससे पहले गुजरात में जो विकास कार्य किया उन्होंने, किस प्रकार से गुजरात में उन्होंने कार्य किया, और इसके साथ ही साथ गुजरात को कैसे डेवलप किया। एज ए डेवलपर सिटी की बात अगर मैं करूं कि गुजरात में जिस प्रकार से उन्होंने गांव तक में जाकर जो नेट प्रदान किया, वहां के लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा कर्मठ हो गए, किस प्रकार से उन्होंने सारा कुछ डेवलप किया, इस पूरे चित्र पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आज क्योंकि पूरा देश जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मना रहा है, तो रेवा टीवी डिजिटल परिवार की ओर से हम यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दीर्घायु हों और इसी प्रकार से वो नित्य विकास के कार्य करते रहें। और साथ ही साथ मैं आपसे मुलाकात करवाने वाली हूँ रेवा टीवी डिजिटल मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर जी से, अमित शुक्ला जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो दिन है बहुत खास है। कहते हैं कि जन्म दिवस जब होता है तो लोग हमें गिफ्ट देते हैं, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को गिफ्ट दिया। और कहीं ना कहीं कहें कि मध्य प्रदेश बड़ा गौरवान्वित हुआ, क्योंकि श्योपुर में वो आए और उन्होंने जो चीते लेकर आए हैं, एक तरीके से वाइल्ड लाइफ की एक सौगात दी है। उसमें जो है 8 चीते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाकर ये हमें जो है वो संख्या बढ़ेगी और हमको उनको संरक्षित भी करना है। क्या कहना है आपका? जी, एक्चुअली क्या था कि चीते पहले पाए जाते थे भारत में, और 75 साल के करीब का समय हो गया कि जब वो विलुप्त हो गए हमारे यहाँ से। जी। तो ये बहुत सालों से प्रयास चल रहा था कि ये चीतों को लाया जाए। उसमें पर्यावरण वेद और कोर्ट्स का हस्तक्षेप और इन सब चीज़ों के कारण ये बात अटकी रही सालों तक। लेकिन मोदी जी की जो खूबी है वो ये है कि वो सालों से अटकी हुई चीज़ों को निकाल ले जाते हैं। तो उसी टाइप का कुछ जादू उन्होंने यहाँ भी किया, और सारी बाधाओं को ख़त्म करते हुए कि मोदी जी एक तरीके से समझ लीजिए कि भारत के लिए एक विघ्नहर्ता के रूप में है, कि वो जितनी भी चीज़ों में विघ्न बाधाएं रही हैं सालों की, उनको वो बड़े आसानी से धीरे धीरे करके हटा लेते हैं। और वही इस प्रोजेक्ट के साथ हुआ, और चीते आज छोड़ दिए गए। सोशल मीडिया पे मजाक भी चल रहा है कि लोग कबूतर उड़ा करके खुशियाँ मना लेते हैं, हमारे यहाँ तो चीते छोड़े जाते हैं। तो वैसा कुछ आज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक सनातन परंपरा जो है वो कबूतर छोड़ने की नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि शेर और बाघों की बात हम करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो, और हमारे देश का जो कहते हैं कि एक प्रतिनिधित्व जो करता है, उसका कहीं ना कहीं एक छाप मिला आज। जी, हमारा राज्य चिन्ह भी जो है वो अगर आप देखेंगे तो जो अशोक का वो अशोक चिन्ह है उसमें भी शेर ही है। तो बिल्कुल जो भारत की सिंबल है या पहचान है वो शेर से है, और एक तरीके से उसको रिइंफोर्स किया गया है आज, क्योंकि चीता भी उसी फैमिली का पशु है। जी। तो एक गौरव की बात है। और ये गर्व की बात ये भी है कि मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला कि जो हमारे नामीबिया से मेहमान आए हैं उनको जबलपुर, ये मतलब मध्य प्रदेश में एक घर दिया गया है। और आशा है कि जल्दी ही मध्य प्रदेश का नाम, अभी तक टाइगर स्टेट के रूप में फेमस था, अब चीता स्टेट के रूप में भी होगा, क्योंकि जानवरों का संरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। तो पूरा विश्वास है कि पूरे देश से और विदेशों से लोग हमारे चीतों को देखने के लिए भी आएंगे, जैसे आज टाइगर के लिए आते हैं। जी। और अब इससे आगे बढ़ते हैं तो मोदी जी जो हैं, तो लगभग 9 साल तो उनके पूरे हो ही गए हैं। और इस पीरियड में जो उपलब्धियां हैं जी, वो अगर देखा जाए तो किसी भी राजनेता के लिए दुनिया के उस पर स्केल पर देखा जाए तो इतनी सारी चीज़ें अचीव कर पाना 10 साल के पीरियड में, वो भी एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, मतलब एक असंभव सी चीज़ है। जी। तो ये आप समझिए कि हम और आप मिल कर के, हमारी जो पूरी जनरेशन है, ये हम लोग एक इतिहास को बनते हुए देख रहे हैं। और ये चीज़ें
आगे जाकर के भारत के इतिहास में दर्ज होंगी कि भारत ने 2014 से लेकर के 24 तक और फिर उसके आगे तक जो असंभव प्रगति की है। कि मतलब आप समझिए 14 में जब ये सरकार आई थी तो हमारी गिनती इकोनॉमिस्ट्स दुनिया भर के फ्रेजाइल 5 में करते थे, मतलब नाजुक, दुनिया की सबसे नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाएं जो कभी भी बिखर सकती हैं, जैसे आज श्रीलंका की हालत है या पाकिस्तान की है, या ऐसी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं आज फ्रेजाइल वाली स्थिति में हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के बिगड़ने के पीछे तो चलिए कारण बोला जा रहा है कि कोविड था और 2 साल 3 साल उसमें सारी इकोनॉमीज ठप हो गई और पूरी सप्लाई चेन्स टूट गई, उसके कारण हुआ है। 14 के पहले ऐसा कुछ नहीं था, बावजूद उसके मिसमैनेजमेंट ही था जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था बिखरने की कगार पे थी। तो जब मोदी ने उसको टेक ओवर किया तो आप समझिए कि एक ऑलमोस्ट टूटा और बिखरा हुआ सिस्टम जो है वो उनके हाथ में आया था। 11वें नंबर पे हमारी जीडीपी रैंक होती थी ग्लोबल स्केल पे 2014 में, और ये तब था जब उस समय ये कहा जाता था कि हार्वर्ड और इधर उधर से पढ़े हुए विश्वविख्यात अर्थशास्त्री सरकार चला रहे हैं, और उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई सी हालत में थी। वहाँ से आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। और अभी हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ा है और बहुत बड़े मार्जिन से छोड़ा है, मतलब $250 बिलियन का मार्जिन है। और वो मार्जिन अब बढ़ता इसलिए जाएगा क्योंकि जहां हमारी जीडीपी 13-13.5% से ग्रो कर रही है, वहां इंग्लैंड की जीडीपी नेगेटिव में चल रही है। तो अब ये खाई बढ़ती जाएगी और बहुत तेज़ी से ये कहा जा रहा है कि भारत शायद 2024-25 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा जी। और आज ये कॉन्फिडेंस हमको भी है, पूरे देश को है, प्लस दुनिया के सारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं उनको है। क्यों? क्योंकि मोदी की जो डिलीवरी की स्पीड है, जिस स्पीड से उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया है या चलाया है, वो अपने आप में एक अजूबा है जी। कि मतलब आप समझिए कि 75 साल में एक टूटा बिखरा खटारा हालत में जो देश था वो अचानक 10 सालों में आप देख रहे हैं कि 13.5% की ग्रोथ से रिकवर कर रहा है, जीडीपी को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, कोविड के समय पे ठीक है, डेफिनेटली सबका नेगेटिव हुआ था, सब जीरो पे थे, हम भी थे। उसके बाद सबसे तेज रिकवरी जो की है वो भारत ने की है। वो देख करके भी सारी दुनिया अचंभित है कि मानो इनको कोई असर ही नहीं हुआ जी कोविड का, कि मतलब एक इंटरवल टाइप का था भारत के लिए, जबकि दुनिया की इकोनॉमीज के लिए वो हो गया, दी एंड वाली स्थिति आ गई। वहाँ भारत की इकोनॉमी बस एक इंटरवल टाइप थी, थोड़ी देर के बाद हम वापस वहीं से और उससे तेजी से रिकवर कर रहे हैं। तो ये अचीवमेंट अपने आप में एक जादू है। आप आज नहीं समझेंगे, लेकिन आप समझिए कि इतिहास की किताबों में ये चीज़ें दुनिया की इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएंगी। आपको नहीं लगता है कि जब नरेंद्र मोदी जी पीएम बने थे, पहली बात तो लोगों को इस बात का यकीन नहीं था कि जीत हो पाएगी इतने ग्राफ से, और दूसरी बात ये कि जीतने के बाद उन्होंने जो विदेश का दौरा किया, जिस प्रकार से विदेश की नीतियों को समझा, इकोनॉमिकली समझा, उनको इनवाइट किया, और फिर देश ने जो तरक्की की है, हम कहते थे कि हमारा जो देश है विश्व गुरु था, है और रहेगा, हम ये मानते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भ्रमण किया पूरे 7 समुंदर का, और उसके बाद लोगों को इनवाइट किया, तब लोग ये कहते थे कि अरे भाई प्रधानमंत्री बने हैं, पहले अपने देश को तो जान ले, देश को जानते नहीं है और विदेश यात्रा में निकल गए हैं और ये मिसयूज कर रहे हैं। आपको नहीं लगता आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वो जो यात्रा थी उसका रिजल्ट है ये? देखिए, मोदी जी को मैं पिछले मेरे ख्याल से 2010-11 से एनालाइज कर रहा हूँ जी, और 2012 में जब हम लोग बोलते थे कि अगला प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो भाजपा के लोग भी हंसते थे जी कि आडवाणी जैसे कद्दावर नेता के सामने आप लोग इस टाइप की बात सोच भी कैसे सकते हैं। और उसके बाद जब 14 की तैयारी हुई और तब जब हम लोगों ने ये बोला कि इस बार फुल मेजॉरिटी से बीजेपी आएगी,
तो भी भाजपा के ही मित्र जो हैं उनको हंसी आती थी कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि भाजपा की इतनी सीटें आए, कहाँ से आएंगी। वो कागज़ पेन लेके बैठ जाते थे, एमपी से इतनी, यूपी से इतनी, इससे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम कैलकुलेशन करके भी वो 150-60 के आसपास आके रुक जाते थे। बिल्कुल। और तब भी मैं इनको यही कहता था कि मोदी की प्लानिंग इतनी पर्टिकुलर होती है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो आदमी 5 साल और 7 साल आगे का डे बाय डे की प्लानिंग करके बैठा है। आपको तो एक चुनाव दिख रहा है। मोदी ने 2014 का चुनाव तैयारी शुरू की है। मैंने बोला था कि उस समय बोला था कि मोदी का 2019 का चुनाव प्लान डायरी में लिखा हुआ है। बिल्कुल था। आप तो अभी 14 के लिए जूझ रहे हैं, तो वो वाली स्थिति थी। और आज भी मैं कह रहा हूं कि आप 24 की बात कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारी बात ऐसी हुई है कि मैंने जितनी बातें मोदी को लेकर के कही हैं वो सच हुई हैं। इसे एक बात को मैं चाहूँगा कि वो सच ना हो, और वो ये बात है कि एक हम लोगों को अंदर से कैलकुलेशन है कि 2026 तक शायद मोदी खुद राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन 24 के बाद 29 के चुनाव को कैसे जीतना है उसकी भी पूरी प्लानिंग उन्होंने करके रखी है। तो ये जो इरा होगा 26 तक का, अगर मोदी चले गए तो ये भारत का एक गोल्डन पीरियड कहलाएगा और इतिहास इसको याद रखेगा। ये चीज़ आप मेरे से लिख लीजिए। आज से 20-30 साल के बाद आपको याद आएगा कि हाँ, लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कैसे हुआ था भारत में इतना कुछ। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ना मैं खाता हूँ और ना ही खाने देता हूँ। और वही एक छवि जो है वैसी ही एज इट इज़ यूपी में देखने को मिलती है योगी जी की, कि ना मैं खाता हूँ और ना मैं खाने देता हूँ। वो एक कदम और आगे हैं। वो ये भी कहते हैं कि जिसको जिस भाषा में समझ में आती बात उसी भाषा में समझाता हूँ। लोग ये कयास लगाते हैं और सोचते हैं कि मोदी के बाद योगी, लेकिन मोदी के बाद अगला कौन होगा ये तो जो है केंद्र की राजनीति बताएगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं यूपी में भी जो क्राइम कंट्रोल हुआ, यूपी में जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, एक मोदी जी का जो चेहरा हमने गुजरात में देखा था वैसा एक रूप हम चाहेंगे लोगों से ये बताना कि वैसा कुछ हम यूपी में भी देख रहे हैं, बल्कि उससे मच बेटर देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, यूपी में डेफिनेटली योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें मैं ये इसलिए बोलूँगा कि योगी जी को के लिए थोड़ा सा आसान इसलिए है क्योंकि यूपी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो पे। मोदी जी ने जब गुजरात संभाला था तो गुजरात तब भी डेवलप्ड स्टेट था। तो एक डेवलप्ड स्टेट को फर्दर डेवलप बनाना चैलेंज होता है ना। आपकी अगर एक बच्चा आपके पास आया है और वो ऑलरेडी क्लास में टॉपर है, उसको और कितना टॉपर कर बना सकते हैं आप जी। तो वो एक मेहनत की बात हो जाती है। योगी जी के लिए तो ये है कि उनको जो बच्चा मिला है वो तो मुश्किल पास हो रहा था या फेल ही होता रहता था, तो वो आजकल फर्स्ट डिवीजन लाने लगा है। तो वहां पे मैं बोलूंगा कि योगी जी के लिए थोड़ा सा पीरियड आसान रहा 5 साल का। हाँ, चुनौतियां बहुत रही हैं, क्राइम और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के एक समस्या थी और उसको उन्होंने बहुत अच्छे से किया। मोदी का जो आपने बोला कि जिस भाषा में समझता है, तो मोदी जी का एक भाषण है, आपको ध्यान होगा, वो पाकिस्तान को लेकर के उन्होंने कहा था कि वो जिस भाषा में समझेंगे हम उस भाषा में समझाएंगे। और उसके बाद लोगों ने बहुत खिल्ली उड़ाई थी जब मोदी अचानक प्लेन लेकर के अपना बिना किसी अनाउंस्ड और बिना किसी प्लान्ड विजिट के नवाज शरीफ के घर पे फैमिली में मिलने के लिए चले गए थे लाहौर। जिस पे चाय पे चर्चा बहुत ज़्यादा हो गई थी। और वहाँ पे पाकिस्तान में भी बहुत हंगामा किया गया था और भारत की मीडिया ने भी बहुत खिल्ली उड़ाई थी जी। कि ये तो पाकिस्तान के सामने घुटने पे बैठ गए और ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। तो वो उस समय उन्होंने उनको एक आखिरी मौका दिया था कि आप सुधर जाइए, आप सही तरीके से आ जाइए, चलिए मिल करके काम करते हैं। और नवाज शरीफ शायद उसके लिए तैयार भी थे, लेकिन उनकी आर्मी तैयार नहीं थी। तो नतीजा आज आपके सामने है कि उसके बाद से भारत ने पाकिस्तान से बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है। हर डिप्लोमेटिक फोरम पे पाकिस्तान को आइसोलेट करा हुआ है। और इकोनॉमी के लिहाज से आज देखिए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल से कमर टूट गई है। यही सेम
चाइना के साथ हुआ था। शी जिनपिंग को बुलाया था महाबलेश्वर में, शायद या महाबलीपुरम में, चेन्नई के पास। वहाँ पे मीटिंग हुई थी दोनों लोगों की, वो झूलों पे बैठे हुए फ़ोटो वायरल हुई थी। उसके बाद जब ये हुआ डोकलाम और बाकी सब हुआ गलवान, तो भी लोगों ने बोला। और आज स्थिति देख लीजिए कि गलवान के बाद से, उस घटना के बाद से चाइना इतना ज़्यादा आइसोलेट हो गया है कि शी जिनपिंग शायद ऑलमोस्ट 3 साल के बाद पहली बार अभी कल परसों निकल करके समरकंद आए हैं। मतलब चाइना से 3 साल के बाद निकल पाया है वो आदमी, इतना बुरी तरह फंसा हुआ है चाइना में। समरकंद में पूरे मीडिया में चर्चा है, इंटरनेशनल मीडिया इस बात पे बात कर रहा है कि मोदी ने सामने खड़े हुए शी जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया और आगे बढ़ गया। तो इससे बड़ी कड़ा संदेश क्या दिया जा सकता है किसी ग्लोबल नेता को। दूसरी, मोदी जी ने पुतिन से बात की और पुतिन से बात करते समय उनको खुल करके बोला कि ये युद्ध का उचित समय नहीं है, मतलब कि आप अब बंद करिए युद्ध को जो यूक्रेन में चल रहा है। इस पे भी इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ की वाहवाही कर रहा है कि पुतिन से ये चीज़ मुंह पे बोलने की क्षमता सिर्फ मोदी की है। बिल्कुल। तो इनसे आप समझ सकते हैं कि मोदी अब जिस मोड में है वो एक बहुत अलग दिशा में चल रहे हैं और एक गियर बदला है उन्होंने जी। ठीक है, और ये 19 की तैयारी है। तो तीसरी चीज़ जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, लोग कई बार जो मोदी बोलते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए एक संदेश 15 अगस्त के भाषण में दिया था उन्होंने, भ्रष्टाचार को लेकर के। पहले वो आए तो स्वच्छता की बात की उन्होंने, ठीक है, बाकी सारे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, उस पर काम किया, रेलवे सबका काम किया। आखिरी में आकर के उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की है। और 2024 के चुनाव तक आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार पे जिस तरह का क्रैकडाउन होगा वो ऑलरेडी चालू है जी। मैंने कहीं ट्वीट पे भी लिखा था कि कम से कम 100 से 500 करोड़ के बीच की रिकवरी डेली कर रही है ईडी ऑन एन एवरेज। ईडी सीबीआई छापे लगातार पड़ रहे हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई। अगर आप सिर्फ इनकी 3 की गूगल पे सर्च कर लेंगे 15 अगस्त के बाद से इन्होंने कितने छापे मारे हैं, तो वो तादाद सैकड़ों में चली गई है। तो करप्शन जो है वो अब इनका मेन फोकस रहेगा। और छोटे से बड़े करप्ट जितने भी हैं उनको बस एक मैसेज है कि वो समझ जाएं, सुधर जाएं, क्योंकि अब वो जो मोदी का नज़र है अब वो उस चीज़ पे है। और उनका जो एक विज़न है कि 2047 तक जब भारत 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, तो भारत विकसित देश बन जाएगा। तो विकसित देश की पहली कंडीशन ही है कि उसके समाज में कम से कम करप्शन ना हो। तो उसकी नींव तो वो मोदी अपने रहते रहते अपने कार्यकाल में, जो हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 2026 तक वो रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि तब तक उनकी एज 75 क्रॉस कर जाएगी। और उन्हीं का बनाया हुआ नियम है कि 75 के बाद कोई पद पे ना रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद उस पद से हट जाएंगे। और कुछ संकेत भी ऐसे दिख रहे हैं कि अब तक जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा हुआ था मोदी ने, अपने क्लोज लोगों को, अब उनको फ्री हैंड देना शुरू किया। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि हाँ, अब मोदी जो है वो अब गिव अप वाले मोड में आ गए हैं कि हाँ, अब मेरे को मूव ऑन करना है, राजनीति से अलग हटना है। लेकिन जो एजेंडे उन्होंने सेट किए हैं, जब तक वो रहेंगे उन एजेंडर्स पे पूरा काम होगा। उसकी पूरी प्लानिंग है, एक एक चीज़ है। और प्लानिंग के मामले में मोदी के टक्कर का आदमी दुनिया में नहीं है कोई इस समय। जो बारीकी से वो एक एक चीज़ को प्लान करके चलते हैं, आपको ताज्जुब होगा, सोचिए कभी बैठ करके कि ये आदमी 130 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में स्वच्छता की बात करता है, अचीव कर लेता है। वो जो गोल सेट करते हैं पूरी पब्लिक को साथ लेकर के उसको अचीव कर लेते हैं। वो चाहे ताली बजवा लें, वो कुछ भी करवा लें, दीपक जलवा लें, वो झाड़ू लगवा लें, बिल्कुल। वो इवन कोई खास पद पर बैठा है
उससे भी अगर उसने कुछ कचरा किया है वहाँ पर तो उससे भी उठवा लें। और आज पब्लिक इतनी अवेयर हो गई है, इंदौर की भी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इंदौर में तो खैर ये गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश का जो इंदौर सिटी है वो सबसे स्वच्छ है, और वहाँ के लोग जो हैं वो कोई सड़क पर कुछ कचरा डालता है तो जबरन से अगर वो बोलते हैं कि भाई टोक देते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने क्या किया। और वहाँ का हर एक बंदा, मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि जो कार में चल रहा वही नहीं, इवन जो रोड पे भी चल रहा होता है, कुछ खा रहा होता है तो डस्टबिन में ही वो कचरे को डालता है। इवन वहाँ का जो, अगर सब्जी मंडी की मैं बात करूँ तो सब्जी मंडी भी इतने अच्छे से क्यों है वहाँ का। अगर बात करें कि ये जितने भी फुटपाथ पे जो टपरे रहते हैं वो इतने क्यू में रहते हैं, बाकायदा सब कुछ जो है वो एकदम, जिसको हम कह सकते हैं कि मिनी मुंबई बन गया, डेवलप हो गया इतना। और दूसरी बात यह है कि स्वच्छता के लिए न सिर्फ इंदौर बल्कि ऑल ओवर इंडिया जो है, खासकर स्मार्ट सिटी की मैं बात करूंगी कि वो स्मार्ट सिटी के जितने भी सिटीज़ हैं उसके लिए कंपटीशन करते हैं बाकायदा, और उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है, सबकी फाइलें होती हैं, सबकी रैंकिंग होती हैं, और बाकायदा उसको ऑनलाइन और इसके साथ ऑफलाइन भी कंपटीशन होती है। ये बड़ी बात है। एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मोदी जी ने जैसे गुजरात में सरकारी योजनाओं को जिस प्रकार से धरातल से लोगों तक पहुँचाया, ठीक वैसे ही जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो हर एक तबके को उन्होंने याद रखा, हर एक वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया, चाहे वो छोटी सी बच्ची हो उसके लिए, चाहे वो एक महिला हो उसको आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, चाहे वो एक स्टूडेंट हो वो नौकरी पाने वाला ना बन के देने वाला बने। एक ये चीज़ उन्होंने जो शुरुआत की, तो स्टार्टअप इंडिया के तहत आज जो है यूथ वो पढ़ने लिखने के बाद क्या कर रहा है, अपना एक बिजनेस बना रहा है। आज MBA किया हुआ लड़का चाय बेच रहा है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। आज एक लड़की जो है वो इंजीनियरिंग करने के बाद चाय का टपरे में वो चाय बेच रही है और वो लाखों रुपए कमा रही है और बड़े गर्व के साथ पढ़ाई भी कर रही है और उसके बाद चाय भी बेच रही है। फिर मैं बात करूंगी कि क्योंकि इंजीनियरिंग वाली फील्ड है, आपकी फील्ड जो है डॉक्टर की है, सभी को एक मानवता का पाठ पढ़ाया। जब कोरोना आया तो पूरा हिंदुस्तान लोगों की मदद करने के लिए आया। क्यों? क्योंकि कहते हैं प्रतिनिधित्व अगर आपका अच्छा है तो मातहत जितने लोग हैं वो बेटर काम करते हैं। और वो उदाहरण जो उन्होंने पेश किया वो यूपी में भी देखने को मिला, जब दिल्ली के CM ने सारे मजदूरों को अपने यहाँ से भगा दिया तो MP, इसके बाद महाराष्ट्र के लोगों ने, उसके बाद अगर मैं बात करूँ UP ने कितना लोगों की हेल्प की। NGOs ने प्रशासन के साथ मिलकर काम किया विदाउट एनी मनी। ये बड़ी बात होती, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब एक सिंपल सी बात कही जाती है कि जब आपकी भावनाएं सही हों तो आप कुछ भी करते हैं वो सही होता है। अब मोदी ने अचानक वो नोटबंदी के साथ साथ एक जनधन अकाउंट्स का काम शुरू किया था जी, और तब बोला था कि सबके खाते खोले जाएंगे, कम से कम हर परिवार का एक बैंक खाता हो। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे पूर्ववर्ती वित्त मंत्री और बाकी लोग बहुत मजाक उड़ा रहे थे कि ये UPI की बात करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं, बैंकों में खाते खोलने की बात करते हैं, लोगों के पास मोबाइल नहीं है, गाँव में इंटरनेट नहीं है, ये सब कैसे होगा, कैसे चलेगा। और देखिए कि उन्होंने एक बड़े लिमिटेड टाइम के अंदर ये काम कर डाला, करोड़ों खाते खुल गए। और उसके बाद जब कोविड आया, भारत शायद इकलौता देश था दुनिया का कि जहां भूख से या किसी तरीके के अनाज की कमी या किसी चीज से कोई परेशान नहीं हुआ है ना, और कोई परेशान नहीं हुआ। वरना मीडिया पे बैठ करके कुछ पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस जो हैं वो इस टाइप के भविष्यवाणियां करवा रहे थे, अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स को बुला करके कि 25 करोड़ लोग मारे जाएंगे, 40 करोड़ लोग मारे जाएंगे भारत में, भूख से इतने मर जाएंगे, बीमारी से इतने मर जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो हमको उस समय अमेरिका के और इंग्लैंड के वीडियोस आ रहे थे कि जहाँ पे उनकी सुपरमार्केट्स के बाहर
3-3, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं जी। लोगों के घरों में खाने को नहीं बचा है। और उस समय भारत में कम से कम किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ अनाज की कमी है। सबको घर पे अनाज मिल रहा था, सरकारी अनाज मिल रहा था, प्राइवेट एनजीओज और ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही थी, और डिफरेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स भी पूरी तरीके से लगे हुए थे। और उस समय जो वर्किंग की है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने, वो अपने आप में एक अजूबा है। वरना नॉर्मली आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि सरकारी विभाग इतनी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन उस समय सारे के सारे डिपार्टमेंट्स 24 घंटे मेहनत से काम कर रहे थे और उनकी उतनी ही तगड़ी मॉनिटरिंग हो रही थी। मतलब आज मैं कोई पाकिस्तानी है उनका वीडियो देख रहा था, क्योंकि उनके यहाँ बाढ़ आई हुई है, फ्लड आया हुआ है, तो मुझे याद आया कि भाई आपके यहाँ क्राइसिस है, तो उन्होंने वही सवाल किया कि भाई दुनिया से हम मदद मांगते फिर रहे हैं, पाकिस्तानी लोग खुद पाकिस्तान के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? इतने सारे पैसे वाले लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो क्यों नहीं राशन और मदद पहुंचा रहे हैं? तो मुझे ध्यान आया कि हमारे यहाँ जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो जितने भी स्टील प्लांट्स हैं छोटे बड़े, अब स्टील प्लांट में ऑक्सीजन प्लांट होता ही है, तो उन्होंने अपने स्टील का प्रोडक्शन कट कर दिया था, बहुत कम कर दिया था, और ऑक्सीजन प्लांट्स की फुल कैपेसिटी चालू करके पूरा ऑक्सीजन पब्लिक के लिए अवेलेबल करा दिया था। और उस समय इतनी सिंक्रोनाइज्ड वे में सरकार ने भी काम किया कि भाई टैंकर है, मान लीजिए वो महाराष्ट्र से या जामनगर रिफाइनरी से, अहमदाबाद से निकला, उसको मध्य प्रदेश आना है, बाई रोड आएगा तो उसको 4 दिन लगेंगे। तो ये कम कैसे किया जाए टाइम? तो रेलवे ने अपनी रैक्स खड़ी की, टैंकरों को उस पर चढ़ाया गया, 24 घंटे ट्रेनें दौड़ी, जो 4 दिन में टैंकर पहुंचता वो 24 घंटे में पहुंचा और यहाँ डिलीवरी हुई। इस तरीके के सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ने निकाले, प्राइवेट इंडस्ट्री ने काम किया उस पर, मतलब मिलके सब ने काम किया। वो अपने आप में एक अजूबा है। और ये सिर्फ तब होता है जब एक सशक्त और स्ट्रांग लीडरशिप जिस पे सबको भरोसा है, जब आपका नेता, आपका लीडर के ऊपर आपको फेथ होता है, तो वो जो कह रहा है और आपकी जो क्षमता है आप पूरा वो करते हैं। क्रिकेट में होता है, आप देखेंगे कोई अच्छा कैप्टन क्या होता है कि उसके अंडर में एक एवरेज सी भी टीम वर्ल्ड कप जीत के आ जाती है ना? तो वो उस टाइप की बात है ना, कि एक जो हमारे यहाँ कहावत है कि सिंहों की सेना को अगर भेड़िए या कुत्ते का नेतृत्व मिल जाए तो वो सिंहों की सेना भी हार जाती है। अगर कुत्तों की सेना को भी सिंह का नेतृत्व मिल जाए तो जीत जाते हैं, तो वो जीत के आएंगे। तो ये नेतृत्व का परिवर्तन है। आज भारत की अगर आप देखें तो सोच बदली, युवाओं की सोच बदली। जो आपने बोला कि आज लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा काम करने में युवा शर्मा नहीं रहे हैं। कोई चाय की दुकान ही खोल रहा है लेकिन उसमें करोड़ों का काम कर ले रहा है ना। लोगों ने छोटे छोटे फूड आउटलेट्स खोल लिए हैं, अपने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस शुरू किए हुए हैं, और 70,000 स्टार्टअप लेकर के इंडिया मेरे ख्याल से नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है और तेज़ी से बढ़ रहा है। आईटी के क्षेत्र में, बाकी चीज़ों को अगर आप देखें तो ये जो मामला चल रहा है मोदी के नेतृत्व में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतिहास बन रहा है और आप इसको बनते हुए देख रहे हैं। ये आप समझ लीजिए कि आपकी पीढ़ी के लिए एक याद रखने वाली बात है। लोगों को बाद में बहुत मौके मिलेंगे इस सब चीज़ों पर किताबें लिखने के, क्योंकि ये न भूतो न भविष्यते वाली चीज़ है। ये नॉर्मली किसी भी देश के इतिहास में ऐसी होती नहीं है जैसी हो रही है। 10 सालों में आप दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाते हैं और तीसरे की दरवाजे पे आप खटखटा रहे हैं। इतनी तेज़ ग्रोथ, इतना सब कुछ। मिलिट्री के मामले में आज की डेट में आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि इंटरनेशनल रैंकिंग में भारत की एयरफोर्स दुनिया की तीसरी पावरफुल एयरफोर्स, मतलब अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पे भारत की एयरफोर्स है। पहले यहाँ चाइना को काउंट किया जाता था तीसरे नंबर पे, चाइना पीछे हट गया। तो अचीवमेंट्स तो आप जिस भी एरिया में देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ या हम भारतीय हैं बोल रहे हैं वाली बात नहीं है।
ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल, आपको अभी रिसेंट शायद इकोनॉमिस्ट का फिगर है कि उनका कहना है कि 2025 या 27 तक, मतलब अगले 4-5 सालों में भारत में 55 करोड़ मिडिल क्लास लोग होंगे। ठीक है, मतलब आप समझिए कि जिस देश को ये बोला जाता था कि यहाँ 80% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वहाँ की करीब करीब आधी आबादी मिडिल क्लास में आ रही है। तो ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा गरीबी हटाने का कार्यक्रम हो जाएगा मोदी का जो कार्यकाल है, कि 10 साल में अगर उन्होंने इतने करोड़ लोगों को मिडिल क्लास के लेवल पे ला दिया, तो इन पे अगर चर्चा करने बैठेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। एक एक चीज़ को लेकर के आगे फ्यूचर में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हर एक कदम जो मोदी ने लिया है उसका फ्यूचर असर क्या हुआ है ना, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। नोटबंदी भी है उसमें, जिसमें कि बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसको भी हम लोग फैक्ट के साथ लेकर के चलेंगे। उस नोटबंदी का असर है कि यूपीआई आई, लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स करनी शुरू की, और उस ऑनलाइन पेमेंट्स का असर ये हुआ कि छोटे छोटे व्यापारी, चाय की दुकान वाले, पान की दुकान वाले, उनके ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंक में जाने लगे। अब जब बैंक्स में जाने लगे तो उनकी इनकम दिखने लगी, तो ऑटोमेटिकली वो मिडिल क्लास में आते हुए दिख रहे हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया, ना वो गरीब थे, लेकिन उनकी इनकम दिखाई नहीं देती थी, वो कैश में होती थी। वो बैंक में आ गई, फॉर्मल चैनल्स में आने लगी, वो अपने आप मिडिल क्लास के कैटेगरी में आ गए। तो भारत गरीब देश था नहीं, भारत में गरीब बना के रखे गए थे। वो चीज़ मोदी ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके उसको काफ़ी हद तक ख़त्म किया। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इस महीने में बाकी के कुछ और लाइव्स करेंगे, उस पर हम लोग आगे छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज उनका जन्मदिन है मोदी जी का, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, और आशा है कि बहुत लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा इस देश को, और उनका आशीर्वाद भी मिलेगा देश को, क्योंकि अब वो जिस स्तर पे पहुंच चुके हैं वो एक ऐतिहासिक नेता बन चुके हैं, कर्मयोगी जी। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि YouTube के साथ साथ हम Facebook हमारे रेवा टीवी के पेज पर भी लाइव होंगे, जिसमें आप सभी जुड़ सकेंगे, अपने सवाल पूछ सकेंगे, अपने विचार जो है वो शेयर कर सकेंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप रेवा टीवी और हमारे जो फेसबुक पेज है रेवा टीवी का, उससे जुड़े, अपने विचार शेयर करें। हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँगे। हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, हम देश की बात करेंगे, विदेश की बात करेंगे, और अपने ज़िले की भी बात करेंगे, अपने प्रदेश की भी बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद।